पहला होगा वायुमंडलीय, भौमिकी, जलीय और जैविक। समझते हैं कि ये 4 प्रकार के वायु जो हमारे आपदा होते हैं, इनको कैसे हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला बर्फानी तूफान, भौमिक, ये वायुमंडलीय में आएगा। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एवलांच देखा गया था। एवलांच एक प्रकार का बर्फानी तूफान था जिसमें कई सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। उस तूफान के कारण एवलांच उसका एक उदाहरण है बर्फानी तूफान का। भौमिक में यानी जो ज़मीन पे आने वाले हैं उसमें आता है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन और मृदा अपरदन। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन और मृदा अपरदन, ये 6 प्रकार के हमारे भूमि पर उत्पन्न होने वाले आपदाएं हैं। अब वायुमंडल में बताया हमने कि एवलांच एक बर्फानी तूफान होता है जो कि जम्मू कश्मीर में बर्फीली ठंडी के दिनों में आया था। फिर आता है तड़ित झंझा, फिर तड़ित टार्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा। सूखा भूमि से नहीं बल्कि वायुमंडल से संबंधित है। अगर बरसात नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। करकापात, और पाला, लू और शीतलहर। पाला, लू यानी वायुमंडल से संबंधित जो आपदाएं हैं उसमें बर्फानी तूफान है, तड़ित झंझा है। तड़ित झंझा मतलब आकाशीय बिजली कहते हैं उसे, तड़ित है। टार्नेडो है, हवा में एक तूफान उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, सूखा है। कारकापात होता है, पाला होता है, फसलों पे पाला का प्रभाव बहुत देखा जाता है। लू जो कि वर्तमान अभी मई में चल रहा है, उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा गर्मी का प्रहार लू कहते हैं। शीतलहर जो कि ठंडियों में चलता है। अब जलीय में क्या समस्याएं उत्पन्न आती हैं? सबसे पहले बाढ़, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है समुद्र से ही। महासागरीय धाराएं, तूफान, माहौर में कहते हैं उसे, और सुनामी, ये पानी से संबंधित सभी आपदाएं हैं। अब बात करते हैं जैविकी से संबंधित।
पहला है पौधे, जैविकी में पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में, जैसे कि टिड्डियाँ। मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया कि टिड्डियों का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इस समय एक जैविक आपदा उत्पन्न हुई है। साथ में दूसरा है कोरोना, एक महामारी जो कि वायरस से फैलने वाला एक संक्रमण वाला है बीमारी। ये भी एक जैविक आपदा है। फिर कीट हो गए, ग्रसन हो गए, फफूंद हो गया, बैक्टीरिया हो गए, संक्रमण हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, डेंगू हो गया। ये सब सभी जो है ये हमारे जैविक आपदा में आती हैं जीवों के माध्यम से। जलीय आपदा में बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, मोहर में सुनामी, ये सब जल से संबंधित आपदाएं हैं, जहाँ पे जल उनका मुख्य स्रोत होता है उत्पन्न होने का। भौमिक में यानी भूकंप के माध्यम से आने वाली भूमि के माध्यम से भूकंप हो गया, यानी भूमि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन, मृदा अपरदन। वायुमंडल यानी वातावरण संबंधित जो आपदाएं हैं, उसमें बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टार्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, करकापात, पाला, लू, शीतलहर, ये सब वायुमंडल से संबंधित आपदाएं हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग 4 वर्गों में हमने आपदाओं को वर्गीकृत किया। इस 4 बहुत लोग जो है इस 4 प्रकार के आपदाओं को वर्गीकृत करते हैं। अभी फिलहाल भारत में 2-3 आए। पहला आया कोरोना, दूसरा आया टिड्डियों का हमला, और जली में आया तूफान, सुपर साइक्लोन जिसे कहते हैं, ये आया। यानी 3 चीज़ों से हम अभी निपट रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भारत में प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, कब आए, कौन से प्रभाव हुए, कैसे होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दशक था, यानी याकोहामा, जो कि जापान में है, याकोहामा रणनीति बनाई गई थी और वहाँ पे सुरक्षित संसार के लिए एक कार्य योजना बनाई गई थी। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी जो देश हैं
यानी जो सदस्य सभी मेंबर देश हैं और अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा शहर में हुआ। इस बैठक में ये स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन और आर्थिक जो क्षति है वो अधिक हुई है। समाज सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। सुभेद का मतलब होता है कि आसानी से पहुंच जाना। यह भी स्वीकार किया गया इस बैठक में ये सभी आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों और साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए रणनीति याकोहामा रणनीति के नाम से जानी जाती है या याकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई। इस बैठक में जो प्राकृतिक आपदा है उसके न्यूनीकरण के लिए कुछ सुझाव जो है वो पारित हुए। पहला ये कि ये दर्ज किया जाएगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। विकसित देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और चारों ओर से भूवृद्ध देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रदूतापूर्वक ध्यान देगा। जो विकासशील देश होंगे वो अपने से कम विकसित देश और जो उनके सीमा से सटे हुए छोटे देश हैं, बहुत कम विकसित देश हैं, उनको उनके आपदाओं पर ध्यान देगा। जैसे भारत नेपाल में जब भी अभी जो भूस्खलन जो भूकंप नेपाल में आया हुआ था तो वहाँ पे भारत ने बहुत सारी राहत सामग्रियों को उपलब्ध कराया। तो इसके कहने का मतलब कि जो भी बड़े विकसित देश हैं वो अपने आसपास यदि कोई ऐसी घटना, कोई आपदा आती है तो उसमें वो हर प्रकार से सहयोग करेगा। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव, निवारण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता और सामर्थ्य का विकास करेगा। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया। चौथी बात कही गई कि उप क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका या कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा, जैसे मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचना का एकत्रीकरण, सूचना का प्रकीर्णन यानी डिसएमिनेशन कहते हैं, उपयोग, संसाधनों का संग्रहण करना यानी 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। उसी में सब चीज़ें तय की गई। अब हम इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा के बाद अब बात करते हैं कि भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किस प्रकार से हैं, कौन कौन सी आपदाओं से भारत जूझ सकता है या जूझ रहा है या जूझा है। तो पहले हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया कि भारत में जो स्थिति, भारत की जो स्थिति है, भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। भौगोलिक आकार और पर्यावरणीय विविधताओं, सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बड़े आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेश और अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलक और बहुत अधिक जनसंख्या के कारण भारत की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी भारत में जो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुविधा यानी जिसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी को बढ़ा दिया है, यानी आसानी से बढ़ा दिया है। और इसमें
कुछ चीज़ें मुख्यतः हैं, जैसे भूकंप। कुछ दिनों पहले दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ऐसी चीज़ें जो है तो उसमें भूकंप की बात करते हैं। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। ये ध्यान देने वाली बात है। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय, यानी बिना सूचना के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के, अपूर्व, कोई सूचना नहीं मिलेगा कि आपको भूकंप कब कहाँ किस जगह पे आने वाला है। तो भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय, यानी इसके विषय में सूचना दे पाना संभव नहीं हुआ है। तो भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व सूचनीय और विध्वंसक अगर आ गया, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतें बनी होती हैं, वो एकाएक गिर सकती हैं, भूस्खलन हो सकता है, तमाम भयंकर आपदा आ सकती है। तो बहुत विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है और पहले ही हम लोगों ने इसके विषय में देखा है। भूकंपों की जो उत्पत्ति है वो जो प्लेट होते हैं उनके विवर्तनिकी से संबंधित होता है। ये विध्वंसक होते हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप जो है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली जो ऊर्जा है उससे पैदा होते हैं। इसकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतरण यानी धंसने, जहाँ पे भी खदान माइंस होते हैं वहाँ पे ज़मीन धंस जाती है, उसको हम लोग अवतरण कहते हैं। बांध और जलाशय के बैठने इत्यादि से आने वाला जो भूकंप है वो कम क्षेत्रों को प्रभावित करता है। और बहुत, यानी भूकंप का एक कारण ये भी है कि भूकंप कैसे आ सकता है। तो यदि किसी भी क्षेत्र में बहुत खनन हो जाए, कहीं बहुत बड़ा डैम या बांध बना दिया जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो भी भूकंप हो सकता है, चट्टान कहीं गिर जाए तो भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, भूस्खलन यानी कहीं भूस्खलन हुआ तभी वहाँ पे ऐसे महसूस हो सकते हैं। तो इन सभी के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, भूकंप उत्पन्न हो सकता है और ये कम क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और नुकसान भी इनसे कम होता है। जैसा कि भूगोलवेत्ता ये कहते हैं कि इंडियन प्लेट प्रत्येक वर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रहा है, लेकिन उत्तर में स्थित जो यूरेशियन प्लेट है इसके लिए अवरोध पैदा करता है और इसका परिणाम ये होता है कि इन प्लेटों के किनारे लाख हो जाते हैं, कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता है और दोनों प्लेटों के बीच लाख टूट जाते हैं और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो बिल्कुल नया 5000 वर्ष पहले बना हुआ एक भूकंप के कारण, ज्वालामुखी कारण उत्पन्न एक नया पर्वत है। तो इस तरीके से जब दोनों प्लेट आपस में आते हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा का संग्रह होता है और तनाव बढ़ता रहता है, दोनों प्लेटों के बीच जो लाख होते हैं वो टूट जाते हैं और एकाएक अचानक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य राज्य में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है, उत्तर पूर्व के 7 राज्य भी इसमें आते हैं, जिसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ये सभी जो है आ जाते हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र जैसे गुजरात का कच्छ जो है वहाँ पे 1819 में, 1956 में और 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था गुजरात में। वहाँ पे बहुत
बहुत बड़ी आपदा आई थी। महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे 1967 और 1993 में ही कुछ प्रचंड भूकंप आए थे। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जिसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये जहाँ पे शिवाजी चौथ और सरदेश मुखी जो वसूलते थे, दक्कन का पठार जिसे कहते हैं, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का बीच का जो भाग है वो, तो ये जो भूवैज्ञानिक प्रायद्वीप पठार होते हैं, जो कि सबसे पुराना और स्थिर प्रौढ़ भूभाग माने जाते हैं। इन पर कब भूकंप आए थे इसकी व्याख्या करने में कठिनाई होती है। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जिसके अनुसार लातूर और उस्मानाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, के नज़दीक भीमा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है और इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। और इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार इंडियन प्लेट टूट रही है, यानी जो ये बताया गया कि जो सिद्धांत भूवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया कि जो भीमा नदी है उसके नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हो रही है, इसका मतलब कि जो इंडियन प्लेट है वो कहीं ना कहीं टूट रही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी